जब 1920 के आसपास बाबा साहेब अम्बेडकर दलित चेतना को जगाने का काम कर रहे थे, उसके विरोध में आरएसएस की स्थापना की गई कि आरएसएस दलित विरोधी संगठन है, वो एंटी मुस्लिम संगठन नहीं है, वो दलित विरोधी संगठन है, वो आपका आरक्षण चोरी कर लेगा। आप बताइए ना, कितने पाल कश्यप, सैनी, यादव या कुर्मी, मौर्य, इनको तो स्टूल पे बिठाता है इनके डिप्टी सीएम को। आ गया, आप बाहर आके चिल्लाइए जय श्री राम, घर में जाके देख रहे हैं डब्बे में तेल नहीं है, बाजार जाने के लिए बाइक उठा रहे हैं, देख रहे हैं तेल नहीं है, लड़का आपका बेरोजगार घूम रहा है रोड के ऊपर, आवारा पशु और बेरोजगार युवा, हर गांव में जाइए थोक के भाव युवा बैठे हुए हैं। दरअसल ये पढ़े नहीं हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। स्कूल जाने के लिए मम्मी भेजती थी कि जाइए स्कूल, तो रास्ते में ये गच्चा दे के चले जाते थे शाखा, तो वहीं गड़बड़ा गए मोदी जी और इनके जो लोग हैं। ये 3%, 3 से 15% है मेरे हिसाब से, इतना इनमें हेकड़ी है, तो हम 85% हम तो कुचल देंगे पैरों से इनको। आप किसी की हैसियत नहीं है भारतीय आरएसएस में कि उतना पढ़ाई कर सके, एंट्रेंस तक क्रैक नहीं कर सकते वो लोग। वो एलएसी जाके पढ़ गए, इतनी डिग्रियां उनके पास कि गिनते गिनते उम्र का बाल सफ़ेद हो जाएंगे। कम से कम जो अकलियत पसमंदा के लोग हैं, जो पिछड़े दलित के लोग हैं, उनको कम से कम ये फील तो होना चाहिए भारत उनका देश है। तो घोड़ी से भी चढ़ेंगे और मूंछ भी रखेंगे, और जो बीच में आएगा फिर उसको भी ठीक करेंगे। और मुझे भी 4-5 भाषाएं आती है और मेरे लोगों को भी 4-5 भाषाएं आती हैं, उनमें जवाब दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ अंटार्कटिका में भी अगर ये चले जाएंगे तो वहाँ पेंगुइन में भी जाति बांट देंगे। ना हमारे पास काला धन है, ना हमारे पास ईडी का खतरा है, ना सीडी का खतरा है। और ऑस्ट्रेलिया का वो सांसद को भी कहेंगे कि आपको योगी जी चाहिए, आप योगी जी को क्या, आप उधार के, हम तो इनको दान में देना चाहते हैं, इनको भी ले जाइए, साक्षी महाराज को भी ले जाइए, गिफ्ट देंगे एक साथ में। ये कोई दलित आता है तो उसके नीचे दलित नेता लिखते हैं, लेकिन भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी आते हैं तो लिखते भाजपा नेता, वहाँ नहीं लिखते ब्राह्मण नेता। अगर सवर्ण मुख्यमंत्री होगा और वहाँ बलात्कार चाहे आम हो जाए, फिर भी लोग उसे जंगल राज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मंगल राज होगा। मेरे साथ प्रशांत कनौजिया हैं, आरएलडी के युवा नेता हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि कैसे इस देश में डेमोक्रेसी मजबूत हो, कैसे सबको बराबरी का अधिकार मिले और जातिवाद कैसे खत्म हो, इसको लेकर प्रशांत की स्पेशलिटी है। पेशे से पत्रकार थे, लगातार पत्रकारिता की वजह से जेल जाना पड़ा। प्रशांत जी ने तय किया कि वो राजनीति में आएंगे। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति हर ताले की चाबी है। प्रशांत यूपी में लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब विपक्ष की चुप्पी है, प्रशांत जी ने दौरा करना फैसला किया। प्रशांत, कब लगा कि ऐसे दौर में जब तमाम बड़े दल, विपक्ष के दल अपना सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिए या एक पीसी कर लिए और लगता है कि ठीक हो गई चीज़ें, आपने कब तय किया कि अब आपको हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकालनी है? देखिए, ये जो लोग विपक्ष हैं, इनका तो समाज नहीं पीटा जा रहा है ना, उनकी तो बेटियों का रेप नहीं हो रहा है ना, वो तो हमारी समाज की बेटियों का रेप हो रहा है। 70,000 के आसपास जो शिक्षक भर्ती घोटाले में हमारा समाज लाठी खा रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आप मीडिया में देखते हैं कि 300 ब्राह्मणों की हत्या हुई, इसको लेकर एक मीडिया ने बड़ा गुब्बारा बनाया कि 300 ब्राह्मणों की हत्या हुई। अरे भाई, 300 दलित की रोज़ हत्या होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसकी बात कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि राजनीति, विपक्ष, मुझे नहीं पता विपक्ष क्या सोचता है, पर मुझे लगता है कि हमारे पार्टी और हमारा नेता ये मानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक सामाजिक न्याय को स्थापित नहीं करेंगे, ना उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, ना भारत विश्वगुरु बनेगा। कम से कम जो अकलियत पसमंदा के लोग हैं, जो पिछड़े दलित के लोग हैं, उनको कम से कम ये फील तो होना चाहिए भारत उनका देश है। क्या सिर्फ वंदे मातरम या भारत माता की जय या 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाकर भारतीयता की फीलिंग नहीं आती है। न्याय जब मिलता है समानता के साथ, तब फील आता है कि हम भारतीय हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को फील हो, क्योंकि हमारे बाप का देश है, हमारे बाप ने इस देश का संविधान लिखा, वरना ये तो मरुथल था। यहाँ तो ऐसी प्रथाएं थी जिस पर तो पूरा भारत को, पूरी दुनिया हंसती और गाली देती। मेरे बाप ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को इंसानी ऐसा देश बनाया कि जिसको लोग कह सके हाँ, मानवता इस देश के अंदर है। तो उस मानवता को बचाने के लिए हमें सड़क पे न्याय यात्रा क्या, हमें तो लड़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम दिया, तो कलम से न्याय मांग रहे हैं। कुछ और दिए होते तो ना घोड़ी चढ़ने से रोक पाते, ना मूछ रखने से रोक पाते। ये जो आप घोड़ी से निकल रहे हैं, एक प्रतीक है ये। ऐसे दौर में जब आप इस समाज को पाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, ये जो घोड़ी चढ़ के जो आप न्याय यात्रा कर रहे हैं, इसका कैसे आपने तय किया? ये क्यों जरूरी था? देखिए, ये तो मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्यार करते हैं, वो ये इंतज़ाम करते हैं कि मैं घोड़ी से चढ़ूं, क्योंकि वो मानते हैं कि इस देश के अंदर आज भी 21वीं सदी के अंदर भी घोड़ी से चढ़ना या मूछ रख लेना बड़ा समस्या का सबब बन जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा
जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो मानते हैं कि एक प्रतीकात्मक रूप से हम संदेश दे रहे हैं कि जब आरएलडी की सरकार बनेगी तो घोड़ी से भी चढ़ेंगे और मूंछ भी रखेंगे, और जो बीच में आएगा फिर उसको भी ठीक करेंगे। और मुझे भी 4-5 भाषाएं आती हैं और मेरे लोगों को भी 4-5 भाषाएं आती हैं, उनमें जवाब दिया जाएगा। यूपी की बात करें तो यूपी में राजनीति बहुत मुश्किल है। जब घर घर गिरा दिए जा रहे हैं, जेल तो आप ऑलरेडी 3 बार 2 बार जा चुके हैं। कैसे लग रहा है? मैक्सिमम मैं कई लोगों से मिलता हूं, कहते हैं कि भैया योगी जी पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके जहन में कभी डर नहीं आया? देखिए, जिसके पास ज़्यादा लाइबिलिटी होती है जीवन में, उसकी रीढ़ कमज़ोर होती है। ना हमारे पास काला धन है, ना हमारे पास ईडी का खतरा है, ना सीडी का खतरा है। तो जिसको ये खतरा होगा वो शांत बैठे। मेरे तो मुझे लगता है कि एक ही ज़िंदगी है और अपने समाज के लिए लड़ते हुए मर भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और ऐसे भी तो कई लोग रोज़ मर जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर ये मौका मिला है समाज के लिए कार्य करने का तो इसको पूरी तरह से हम उस बात को झोंके हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ तो अभी 6 महीने के मेहमान हैं, इनको हम ससम्मान छोड़ कर आएंगे गोरखपुर। हम तो अगर इस इंटरव्यू को हरीश रावत जी सुन रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि अपने आदमी को वापस ले लें, और ऑस्ट्रेलिया का वो सांसद को भी कहेंगे कि आपको योगी जी चाहिए, आप योगी जी को क्या आप उधार के, हम तो इनको दान में देना चाहते हैं। इनको भी ले जाइए, साक्षी महाराज को भी ले जाइए, गिफ्ट देंगे एक साथ में। तो उत्तर प्रदेश 6 महीने बाद सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं होने जा रहा है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों की पुनः स्थापना होने जा रही है 6 महीने के बाद। क्या रिस्पांस लग रहा है? आप देख रहे हैं एक डर तो है पत्रकारों पर, जिस तरह से एफआईआर हुए हैं यूपी में, जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोग जिस तरह से टारगेट हुए हैं। आप पर भी एक ठप्पा लगाया जा रहा है, दलित दलित दलित, जबकि आप पत्रकार रहे हैं पेशे से, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, युवा हैं, शानदार स्पीच है, मैंने आपके भाषण सुने हैं। मीडिया आप पर भी ठप्पा लगा देगी ये प्रशांत कनौजिया दलित नेता। ना तो ये इनके तो यही मानसिकता है ना, जो मीडिया में बैठे हैं, जितनी एंकरें हैं, जितने एंकर हैं, ये कोई दलित आता है तो उसके नीचे दलित नेता लिखते हैं। लेकिन भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी आते तो लिखते भाजपा नेता, वहाँ नहीं लिखते ब्राह्मण नेता है। भाजपा का कोई, कांग्रेस का कोई ठाकुर आएगा तो उसको नहीं कहते ठाकुर नेता, लेकिन दलित नेता होता है। तो ये पहली बात तो मानसिकता बदलना पड़ेगा, और इसका दंड सिर्फ हम नहीं झेल रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी भी झेलते थे। चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री पद चला गया था और जब बीमार हो गए थे, तो जब लोग उनसे पूछते थे कि आपको लोग जाटों का नेता कहते, तो वो इसी बात से दुखी होकर कहते थे कि मेरे कैबिनेट में सिर्फ एक जाट मंत्री था, वो भी राज्य मंत्री, फिर भी मुझे जाट नेता कहते हो। और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में 10 ब्राह्मण मंत्री थे, फिर भी वो ब्राह्मण नेत्री ना होकर वो देश की नेत्री होती थी। तो जब भी पिछड़ा दलित, जैसे लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, हेमंत सोरेन हैं, ये जब भी राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो इनको जाति विशेष के ठप्पे के साथ ये लोग चिन्हित करने का काम करते हैं। और जब उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य का दलित, पिछड़ा, आदिवासी जब मुख्यमंत्री होता है तो वो जंगल राज होता है। और वहाँ अगर सवर्ण मुख्यमंत्री होगा और वहाँ बलात्कार चाहे आम हो जाए, फिर भी लोग उसे जंगल राज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मंगल राज होगा। तो हम इस मानसिकता को बदलना चाहते हैं कि इस देश का विकास तभी हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। ये जेब में जो नोट लेकर घूमते आरबीआई हुआ जिस पे लिखा है, वो भी हमारे बाबा साहब की देन है। ये 8 घंटा जो नौकरी करते हुए, ये भी बाबा साहब की देन है। ये जो पैटर्निटी लीव लेते हुए, ये भी हमारे बाबा साहब की देन है। तुम्हारे बाप का क्या योगदान है? क्या ये वोट के लिहाज से बात करें तो SC ST OBC माइनॉरिटी में एकजुटता बनती दिख रही है? बिल्कुल बन रही है। मुझे लगता है अभी जो युवा समाज आ रहा है SC ST OBC का, वो इस चीज़ को समझ गया है कि ये धर्म के आडंबर में फंसाकर हमारा अधिकार, हमारे बच्चों को ये कांवड़ लेने भेज देते हैं और पीछे से अपने बच्चों को जज बनवा देते हैं। तो ये देख रहा है हमारा समाज कि कैसे 70,000, आपने कभी देखा कि सवर्ण समाज के EWS कोटा के लोग लाठी खा रहे हैं, OBC कोटा के लोग लाठी खा रहे हैं, SC कोटा के लोग लाठी खा रहे हैं, SC समाज की बिटिया का रेप हो रहा है, दिल्ली में हुआ 9 साल की बिटिया, 6 साल की बिटिया। तो क्या हमारे समाज को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं? हम तो इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हम संवैधानिक मूल्यों में मानते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर, भाई हम भगत सिंह को भी मानते हैं, फिर जब उसका तरीका अपनाएंगे तो इनको पसंद नहीं आएगा। फिर 2 अप्रैल भारत बंद 1 से ये कांप जाते हैं, फिर इनको रोज 2 अप्रैल दिखाएंगे फिर हम। आपके नेता ने आप पर प्रशांत बहुत भरोसा किया, ऐसी उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा भरोसा करेंगे, इतनी छूट मिलेगी आपको? नहीं जी, ये मामला ही इसीलिए मैंने राष्ट्रीय लोकदल को चुना कि जयंत चौधरी जी की खास बात ये है कि जयंत चौधरी जी खुद बहुजन समाज से आते हैं, OBC के समाज से आते हैं, तो वो मेरी बात समझते हैं। और बहुत सारी ऐसी बात होती है कि मुझे कहना भी नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि जब आपकी एक वेवलेंथ मैच होती है और गोल डेस्टिनी जब आपने एक रखी हुई है, सामाजिक न्याय, तो मुझे लगता है उस रास्ते के अंदर जितने भी लोग सफ़र करते हैं वो आपके हमराही होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। तो जब मेरा नेता ये कह रहा है सामाजिक न्याय होना चाहिए, तो मैं कौन होता हूँ उसको नकारने वाला? तो उसी बात पर उनका भरोसा है। और हमें लगता है कि समान विचारधारा के लोग जो सामाजिक न्याय, बिना सामाजिक न्याय के भारत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।
ये बात को इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जातिवाद का दंश, मैं तो कहता हूँ अंटार्कटिका में भी अगर ये चले जाएंगे तो वहाँ पेंगुइन में भी जाति बांट देंगे। तो ऐसे लोगों से बचाना है देश को। प्रशांत, आप पत्रकार रहे हैं, आर्थिक मामलों के आपकी जानकारी है, राजनीति को समझते हैं। कास्ट एट्रोसिटी तो एक मुद्दा है, क्या जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कंपनियां बेची जा रही है। आज भी जयंत चौधरी का मैंने ट्वीट देख रहा था, वो जो जिस तरह से एक आईपीएस रिटायर, जिनको रिटायर भी कर दिया गया और उनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है तरीका। तो आपके नेता की एक लेजेसी भी है, उनके पिता दादाजी प्रधानमंत्री रहे हैं, पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, वो खुद सांसद रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होती है। और क्या क्या मुद्दा होगा, चूँकि आप जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा, तो क्या लग रहा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, अब इकोनॉमिक सेक्शन हो, डाइवर्स, चाहे भागीदारी के सवाल पर कितनी सजगता आई? देखिए, ये देश जो बेच रहा है मोदी जी, जो सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, मुझे लगता है कि इस बात, अगर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें घाटे में चल रही हैं, तो खरीद कौन रहा है? आप खरीदेंगे घाटे की कंपनी? कोई नहीं खरीदेगा। ये कैसे खरीद रहे हैं? दरअसल ये जानबूझ के घाटे में डाला जा रहा है, और इसलिए नहीं घाटे में डाला जा रहा है कि इनके पूंजीपतियों मित्रों को इनको फ़ायदा पहुंचाना है। ये इसका मुख्य कारण ये है कि एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन को ख़त्म करना है, क्योंकि प्राइवेट में तो ये कुछ होता नहीं है। और तो ये देख रहे हैं कि कैसे एक चेतना जाग रही है। आज दलित युवा अपने आप को अम्बेडकराइट कहने में गर्व महसूस करता है, तो इस चीज़ से ये कांपते हैं। अम्बेडकर जी जब ये कहते थे तो ये लोग कहते हैं आरएसएस एंटी मुस्लिम है। अरे आरएसएस एंटी मुस्लिम तो बहुत बाद में हुआ, मुझे लगता है 90 के बाद लोगों को लगा कि आरएसएस एंटी मुस्लिम है। जब 1920 के आसपास बाबा साहेब अम्बेडकर दलित चेतना को जगाने का काम कर रहे थे, उसके विरोध में आरएसएस की स्थापना की गई, क्योंकि अगर दलित जाग जाएगा। सैनिक दल बना था, उसके बाद दल बनाया उन्होंने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। उसका मुख्य कारण ये नहीं था कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को बढ़ाना है। अगर इतना ही सेंटीमेंट होता तो एंटी जो अंग्रेज राज कर रहे थे वो तो ईसाई थे, तो एंटी ईसाई मूवमेंट तो उन्होंने कभी नहीं चलाया। लेकिन एंटी दलित मूवमेंट है ये। मैं अभी भी लोगों को कहता हूँ, जो लोग मेरे सुन रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ आरएसएस दलित विरोधी संगठन है। वो एंटी मुस्लिम संगठन नहीं है, वो दलित विरोधी संगठन है। वो आपका आरक्षण चोरी कर लेगा, आपका जमीन हड़प लेगा। इनको समझ नहीं रहे। और ये जो कह रहे हैं ना मंदिर वहीं बनाएगा, तो कितने मंदिर को पुजारी बना दिया? आप बताइए ना, कितने पाल, कश्यप, सैनी, यादव या कुर्मी, मौर्य, इनको तो स्टूल पे बिठाता है इनके डिप्टी सीएम को। हमारा नेता तो कम से कम इस बात को मानता है कि सभी को, हमारा नेता तो ऐसा नेता है कि अगर वहाँ आपको एक सोफा भी रख दो तो हटा के हमारा नेता कुर्सी पे बैठ जाता है। हम इस मूल्यों में मानते हैं कि जब तक हम एक इंसान को इंसान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हम कैसे कह दें कि भारत, मुझे गर्व है मैं भारतीय होने पर। ये मेरे लिए सवालिया निशान है। और मेरा जो एलिजेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन को है, मदरलैंड को नहीं है। मैं इस मदरलैंड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता। और ये जो राष्ट्रवाद है, ये ज़मींदारों का मसला है। मजदूर तो हम तो गिरमिटियाँ हैं। हमें तो गन्ना उगाने के लिए आप बरबुडास में भेजोगे, वहाँ जाके गन्ना उगा के रोटी कमाएंगे। दिल्ली में कमा लेंगे, चाइना में कमा लेंगे, अमेरिका में कमा लेंगे। तो हम तो मजदूर लोग हैं। मतलब हल भी ठाकुर का, खेत भी ठाकुर का, कुआं भी ठाकुर का, हमारा क्या? हमारा क्या, कुछ नहीं। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, हम इस देश को क्लेम करते हैं प्रशांत, हमारे बाप दादा क्लेम करते हैं। फुले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, अशोक, सम्राट अशोक, रविदास, सब हुए हैं। हम इंडिजीनियस हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। खैर, इस पर तो सामाजिक चेतना बहुत आगे बढ़ी है। राजनीति की बात करें तो यूपी में क्या देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से होगा, कुछ और दल आ सकते हैं उसमें? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो लोग मनुवादी जातिवादी विचारधारा को हराना चाहते हैं, उनको साथ आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बाकी इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व लेगा। लेकिन जो लोग इसके बीच में आके साइड में घूम घूम के साइड में जो भाजपा की मदद करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अकेले तो मुख्यमंत्री नहीं बना पाओगे, ठीक है ना? आपकी क्षमता है, ना किसी की क्षमता है अकेले बना लेने की। तो मैं तो चाहता हूँ पूरा जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यानी सवर्णों में भी मैं कहूँगा जो प्रगतिशील लोग हैं, जो चाहते हैं कि जातिवाद इस समाज से खत्म हो, वो साथ आएँ। महिलाएं साथ आएँ, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार सावित्रीबाई ने दिया, किसी और ने नहीं दिया, शंकराचार्य ने नहीं दिया। तो उनकी लेगेसी को मानते हुए, क्योंकि जब मनुवाद आएगा तो इसका भुगतान दलित तो करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा महिला करेगी। तो सवर्णों की महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा, आज तालिबान आया, तालिबान जब जो धार्मिक दृष्टि से जो भी सत्ता चलती है, उसमें सबसे ज़्यादा हानि महिलाओं की होती है। तो ये महिलाओं के लिए सबसे, आधी आबादी का सवाल है। इस देश की आधी आबादी खतरे में है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जाटलैंड बोलते हैं इसको, मुस्लिम जाट को लेकर बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ और बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ, वो पटता हुआ दिख रहा है। देखिए, लोगों को समझ में आ गया। आप बाहर आकर चलाइए जय श्री राम, घर में जाके देख रहे हैं डब्बे में तेल नहीं है। बाजार जाने के लिए बाइक उठा रहे हैं, देख रहे हैं तेल नहीं है। लड़का आपका बेरोजगार घूम रहा है रोड के ऊपर।
तो ये लोगों को दिखा 14 में ऐसी स्थिति भले ही पैदा हो गई कि लोग ने एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट में वोट कर दिया, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि गांव में छुट्टे सांड और बेरोजगार में कोई अंतर नहीं, दोनों की संख्या आज के ज़माने में बराबर है। आवारा पशु और बेरोजगार युवा, हर गांव में जाइए थोक के भाव युवा बैठे हुए हैं। तो इतनी बड़ी वर्क फोर्स को आज हमने बेकार कर रखा है। हम पूरी दुनिया को सर्व करने की ताकत रखते हैं, भारत के पास इतना बड़ा वर्क फोर्स है। तो ये हमारे जो कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे देश में, कैसे प्रधानमंत्री, इनको पता नहीं है कि हम चाहते तो पूरी दुनिया को मैन पावर में बीट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल ये पढ़े नहीं हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। स्कूल जाने के लिए मम्मी भेजती थी कि जाइए स्कूल, तो रास्ते में ये गच्चा दे के चले जाते थे शाखा, तो यहीं गड़बड़ा गए मोदी जी और इनके जो लोग हैं। तो मुझे लगता है अगर स्कूल गए होते, पढ़े होते, तो ये समझते हैं कि देश को किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है। आप विभाग बोलते हैं, अखिलेश जी के बारे में क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश जी बेहतरीन नेता हैं और वो समझ रहे हैं इस समय सामाजिक न्याय की क्या मांग है, और जातिगत जनगणना पे भी उनका स्टैंड क्लियर है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया, उनके बंगले को धुलवाया, ये उनके जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। और उसके बाद से आप देखिए अखिलेश यादव एकदम सामाजिक कैसी न्याय ट्यूनिंग है जैन जी और अखिलेश? जैन जी और अखिलेश यादव जी की ट्यूनिंग, मैं कहता हूँ राजनीति तो अपनी जगह पे है, दोनों की पर्सनल फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो मतलब मुझे लगता है कि राजनीति तो सेकेंडरी हो जाती है, अगर किसी की निजी दोस्ती बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छा काम होता है। मुझे लगता है दोनों पार्टियां एक ही पार्टी है, देखा जाए तो निकली हुई हैं, दोनों के कार्यकर्ताओं का काम करने का तरीका अलग है। तो कभी कभी ये होता है कि शीर्ष नेतृत्व तो गठबंधन कर लेता है लेकिन कार्यकर्ता नहीं कर पाते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। सपा और रालोद का जो कार्यकर्ता है वो एक ही फ्लेवर जानता है, और मुझे लगता है कि दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और दोनों मिल कर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। जैन दोनों, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, जैन जी एलएसी से पढ़े हैं, तो योगी आदित्यनाथ उनके सामने कहाँ खड़े होते हैं पढ़ाई लिखाई में। तो मुझे लगता है जब पढ़ा लिखा व्यक्ति, जहाँ से बाबा साहब पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से मेरा नेता भी पढ़ कर आया, तो मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो यकीनन देश का आर्थिक विकास भी होगा और सामाजिक विकास भी होगा। एक सवाल है, अभी कहाँ कहाँ दौरा कर लिए हैं और अगला पड़ाव का है और कब समापन कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की जो न्याय यात्रा है वो लगभग सहारनपुर से शुरू हुई, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली हो गई है, अब हम बागपत करेंगे। बागपत के बाद मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, हाथरस है, अलीगढ़ है, और आगरा में समापन करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी वहाँ मौजूद होंगे। और कब समापन? 9 अक्टूबर को कांशीराम जयंती हम सेलिब्रेट करेंगे। और हम उस लेगेसी को जिंदा रखना चाहते हैं जो कांशीराम जी चाहते थे कि सर्व जो पीड़ित वर्ग है, मैं कहता हूँ जब दर्द है कि तो मर्ज भी एक होना चाहिए। तो मुझे लगता है जब दवाई एक ही है, हम सब एक साथ आए। काफी लंबा यात्रा 9 अक्टूबर को? बिल्कुल 2 महीने की लंबी यात्रा है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। इस यात्रा के भीतर एक सबसे खास बात है कि हम पीड़ित वर्ग से मिल रहे हैं, और ये मिलने का कारण ये नहीं कि मिल रहे हैं क्योंकि चुनाव है, बल्कि जब सरकार बने तो कम से कम उनकी सूची तो हमारे पास कि योगी आदित्यनाथ ने कितने लोगों पर अत्याचार किए हैं, और जिन लोगों ने अत्याचार किए हैं उनको तो न्याय पे लाएंगे ही, और जिन्होंने न्याय नहीं लेने दिया उनका भी हिसाब करेंगे। हमारे नेता ने तो लाठी खाई है। डराने की भी कोशिश हो रही है, क्योंकि यूपी में तो अजीब तरीके से काम। देखिए, ये लोग क्या कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को क्या आता है, डरा दे। ये डरपोक लोग हैं, बहादुर थोड़ी ना है। अगर इतनी हिम्मत होती इनमें तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चुनाव लड़ते। ये ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, ये जो ठोकने ठाकने की जो बात करते हैं ना, ये शोभा नहीं देता राजनीति में। और अगर ठोकने ठाकने की बात हो रही है तो मुलायम सिंह यादव ने अगर सही समय पर इनकाउंटर कराया होता तो कोई और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। अगर ये इनकाउंटर वाली जो राजनीति होती है, तो लोगों ने कभी द्वेष की भावना से राजनीति नहीं की। तो योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए, कल सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो क्या हालत होगी। और उनके इर्द गिर्द के जो चमचे घूम रहे हैं, जो इस तरीके का दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का, उनको क्या लगता है दुरुपयोग करना उनको ही आता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का ये संविधान सही से लागू होना चाहिए, और हम द्वेष की राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम द्वेष की राजनीति करने लग गए, जितना दलित पर अत्याचार होता है, अगर दलित रेपकशन करना दिखा दे, जिस तरीके से अत्याचार सहता है उसी तरीके से अगर वापस वो पलट कर जवाब देने लगे, तो ये इनकी हालत टाइट हो जाएगी 2 मिनट में। ये 3% 3 से 15% है मेरे हिसाब से, इतना इनमें है कड़ी है, तो हम 85% है, हम तो कुचल देंगे पैरों से इनको। क्या समाज से क्या अपील करेंगे? आप युवा हैं, लोगों से बहुत उम्मीद है, एक अच्छा करियर छोड़ा है आपने सामाजिक आंदोलन के लिए, समाज से क्या अपील करेंगे, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी से? देखिए, हमारा SC ST OBC जितने भी हैं, प्रगतिशील लोगों से भी है, चाहे वो सवर्ण भी हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, देश बचाने की बात है, ये चुनाव की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद क्या मैं कह पाऊंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? क्या आपके बच्चे निबंध लिख पाएंगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है? क्या आप स्कूल के अंदर कंपटीशनों में कह पाएंगे कि क्या मैं उस भारत में रहता हूं जो विविधताओं से भरा हुआ देश है?
मैं चाहता हूँ उस भारत को बचाया जाए, भगत सिंह की लेगेसी को, अंबेडकर की लेगेसी को, नेहरू की लेगेसी को, फूले की लेगेसी को बचाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कल आपके बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आप लोग यहीं देखते रहेंगे। तो मैं कहता हूँ अपनी बर्बादी को खुद मजबूत मत करिए, और खासकर दलित पिछड़ों से कहूँगा अपने शोषक को मजबूत मत करिए। मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ जो दलित पिछड़ा भाजपा के साथ है, आरएसएस के साथ है, वो गद्दार है। उसके साथ किसी भी तरीके का रोटी बेटी का संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे गद्दारों के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं होना चाहिए, उनके साथ बैठना मित्रता तक नहीं होनी चाहिए। अपने शोषक को मजबूत करने वाले के साथ कौन खड़ा हो सकता है। मुझे लगता है कि ये वक्त है कि ये बता देने का कि बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, और बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे कि आर्थिक, सामाजिक और सबका विकास हो, हम उसको, ये मोदी जी अभी कह रहे हैं ना सबका साथ सबका विकास, बाबा साहब तब करके दिखाया, बोला नहीं। ये आरबीआई का फायदा क्या सिर्फ दलितों को मिल रहा है? ये 8 घंटे नौकरी करने का फायदा क्या सिर्फ दलितों को मिल रहा है? ये मैटरनिटी पैटर्निटी लीव का फायदा क्या सिर्फ दलितों को मिल रहा है? तो मुझे लगता है ऐसे महामानव जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, आप किसी की हैसियत नहीं है भारत ये आरएसएस में कि उतना पढ़ाई कर सके, एंट्रेंस तक क्रैक नहीं कर सकते वो लोग। वो एलएससी जाके पढ़ गए, इतनी डिग्रियां उनके पास कि गिनते गिनते उम्र का बाल सफ़ेद हो जाएंगे। मतलब मुझे लगता है उस बाबा साहब अम्बेडकर, उस कांशीराम, उस महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, ललई यादव, उन सभी की जो लेगेसी है उसको क्लेम करते हैं। और मुझे लगता है चौधरी चरण सिंह चाहते थे किसान केंद्र में हो तो वापस किसानों को केंद्र में लाएं। प्रशांत, आप खुद पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, बिना सोशल मीडिया पर इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम हो, नीट में रिजर्वेशन हो, ये कुछ सफलताएं मिल रही है। मोदी जी जिस तरह से ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, कहाँ काउंटर कर पाएंगे? आप लोग के पास न एक टीवी है, न अखबार है, सोशल मीडिया पर मजबूत नहीं है, और जिस तरह से ओबीसी पर बीजेपी का फोकस है, 27 कैबिनेट, 27 मिनिस्टर बना दिए, खुद ओबीसी क्लेम करते हैं, शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति वो क्लेम करते हैं। कहाँ कहाँ लड़ पाएंगे आप लोग आर्थिक रूप से संसाधन? आपको लगता है राष्ट्रपति जी जो दलित हैं वो दलितों के लिए कुछ कर सकते हैं? वो ये का राजभर जी कहते थे ये लोडर लोग हैं, लीडर लोग नहीं है। ये जो ओबीसी बनाया, अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री बनाया, इनको 4 साल कुछ नहीं दिया, बेइज्जती किया इनकी। जब चुनाव आया तो मंत्री बना दिया। प्रतापगढ़ में पटेलों का नरसंहार हुआ, गई ये अनुप्रिया पटेल या इनके पति गए आशीष पटेल। तो ये जितने भी लोग हैं ना, ये सिर्फ दिखावा है। मोदी भी तो क्लेम करते हैं ओबीसी हैं, तो कैसे ओबीसी का आरक्षण छीन लेते हो? कैसे आपके 70,000 छात्र लखनऊ में लाठीचार्ज हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं खोल के? तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी दलित पिछड़ा है वो लीडर हो ही नहीं सकता। पहली बात तो उसका काम ही है, जैसे फौज होती है, फौज के अंदर जैसे जैसे आप कोई सब्जी बनाते हैं, सब्जी के ऊपर धनिया डालना होता है, ये धनिया है। जैसे इनको अब मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शाहनवाज हैं, क्या हैसियत है इनकी पार्टी में? सीएनआरसी का सपोर्ट कर रहे हैं अपने ही समाज के खिलाफ, 3 तलाक का सपोर्ट कर रहे हैं अपने समाज के खिलाफ। तो अपने समाज के उत्पीड़न पर इन लोगों को रखा जाता है, क्योंकि जब भी दलित समाज के ऊपर अत्याचार करना हो तो दलित प्रधान राष्ट्रपति दिखा दिया। अब मुझे लगता है कि हमको तो पता नहीं राष्ट्रपति के साथ कैसा व्यवहार होता है, पर मंदिरों में धक्का देके निकाल दिए जाते हैं, तो ऐसा राष्ट्रपति तो नहीं चाहिए। मीडिया तो है नहीं आप लोगों के पास, टीवी जब मीडिया नहीं थी तब भी इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा पॉपुलर नेता आज के डेट में कोई नहीं है, मीडिया होने के बावजूद भी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कौन सा मीडिया था? उनको तो तब भी नहीं छापता था लोग। और जब चौधरी चरण सिंह जी या फिर नेहरू जी उस समय में जितने लोग रैली करता था, तो क्या उस समय कोई सोशल मीडिया था? उस समय कोई टीवी था? तब भी हज़ारों लाखों लोग आते थे देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुजन मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे युवा। आज बहुजन मीडिया चैलेंज कर रहा है इनकी मोनोपोली को। ये मनु मीडिया है, ये गोदी मीडिया नहीं है, मनु मीडिया है, और मनु स्ट्रीम मीडिया है, और मनी स्ट्रीम मीडिया है। तो प्रशांत, अब राजनीति ही करनी है? बिल्कुल राजनीति करनी है। मुझे लगता है बाबा साहब भी ये कहते थे कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है, और मेरे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पॉलिटिकल विल से तय होगा और ठीक होगा, और नहीं होगा तो जो सिस्टम हमारे लोगों को न्याय नहीं देता, हम सिस्टम का गला भी घोट देंगे। एक सवाल, पता नहीं आप कैसे लेंगे, 131 SC/ST के सांसद हैं रिजर्व सीट से, विधायक छोड़ दीजिए, 182 के आसपास ओबीसी के सांसद हैं, 20 करीब मुस्लिम्स भी होंगे। टोटल मिला के अगर आप देखें तो 331-30 का आंकड़ा पार करता है। लेकिन एक बड़ी चुप्पी है, खासकर इस देश के 90% आबादी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर कहीं से कोई आवाज़ उठ नहीं रही है। लोग कहते हैं कि लोग राजनीति में जाके मजबूर हो जाते हैं, ऐसा? मुझे लगता है अगर राजनीति आपको मजबूर बनाती है तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति आपको सशक्त बनाती है। मैं खुलकर वो बात कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। विधायक सांसद क्या चीज़ होती है?
ये बनने के लिए, महज सांसद विधायक बनने के लिए, 40,000 रुपया जीवन भर पेंशन लेने के लिए अगर मुझे लगता है इतना रीढ़वीन हो जाना है, तो इससे अच्छा तो हम पकौड़ा बेच लेंगे या चाय की दुकान लगा लेंगे तो उतना कमा लेंगे। एक चाय वाला भी 200-500 रुपया कमा लेता है। तो मुझे लगता है ना मेरे पास EMI का चिंता है, ना किसी चीज़ की चिंता है, ना ED CD का खतरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 वक्त की रोटी ऐसे भी मिल जाएगा। कोई यहाँ बंगला साहिब में जाकर बैठ जाएंगे, वहाँ भी गुरुद्वारा में लंगर खिलाता है लोग। तो मुझे लगता है कि लोगों को स्वाभिमान से, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये उस लेगेसी की लड़ाई है जो हमारे बाप ने बनाई है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तब भी मैं पैदा होता, लेकिन मैं ये नहीं होता। तो उस महामानव का कर्ज चुकाना है जिसने हमें मार्ग दिखाया, और अगर उस मार्ग को हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हमारा व्यर्थ है। फिर हमें छोड़कर सब कुछ वापस उस गुलामी को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हमने तय किया है कि मरेंगे, मुझे लगता है सर कटाना पड़ा तो कटा लेंगे, लेकिन हम इन मनुवादी जातिवादियों को गुलामी तय नहीं करेंगे। इसके लिए कोई टिकट काट दे, कोई चुनाव में हरवा दे या हमारी राजनीति चौपट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। विधायक सांसद बनने के लिए राजनीति में नहीं आए, समाज का उद्धार करने के लिए आए, और नहीं कर पाए तो उस दिन इस्तीफा दे देंगे। ये थे प्रशांत कनौजिया, RLD के युवा नेता, अभी न्याय यात्रा पर हैं। यूपी में जब सब तरफ चुप्पी है, प्रशांत अकेले निकले हुए हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पैसे से पहले पत्रकार थे, अब राजनीति का रास्ता चुना है। प्रशांत से जो बातचीत हुई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया ये आपको मौका देता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी क्लेम कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।